नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। तो गिरिराज पत्रिका का अप्रैल 2023 का ये एडिशन हम डिस्कस करेंगे। ये जो है तीसरे नंबर का एडिशन जो है वो अप्रैल महीने का जो है वो डिस्कस हो रहा है। इससे पहले हर एक महीने को हम कवर कर चुके हैं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन से जो है अभी हम स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, हिमाचल सेलिब्रेटेड इट्स विच एनिवर्सरी ऑफ हिमाचल डे ऑन 15 अप्रैल 2023। तो बोलते हैं कि हिमाचल ने 15 अप्रैल 2023 को हिमाचल प्रदेश की हिमाचल दिवस की जो है वो कौन सी वर्षगांठ जो है वो मनाई है। देखो, हिमाचल डे अभी आयोजित किया गया था। कब आयोजित किया गया था? 15 अप्रैल को आयोजित किया गया था। तो 15 अप्रैल 2023 को जो था वो हिमाचल का 76th नंबर का जो था वो हिमाचल दिवस मनाया गया। ऑप्शन सी सही आंसर है। लास्ट टाइम भी हमने जो था वो गिरिराज पत्रिका में डिस्कस किया था कि कहाँ पर मनाया गया। तो ये काजा में जो था वो मनाया गया, लाहौल स्पीति के काजा में जो था ये मनाया गया। ये आप ध्यान रखें। अब यहाँ से बड़ी संभावना होती है कि एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर क्या क्या हुआ लाहौल स्पीति के काजा में जब 76 नंबर का ये डे मनाया गया। तो यहाँ पर वही सब ITBP, NCC कैडेट और भारत स्काउट एंड गाइड्स और ट्रैफिक पुलिस, होमगार्ड, हिमाचल प्रदेश पुलिस, इन सभी की टुकड़ियों ने जो था वो परेड की और परेड में भाग लिया। यही सब देखने को मिला। और आपने ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री ने जो था वो काजा में जो था वो राज्य स्तरीय मनाया, परंतु उप मुख्यमंत्री के बारे में भी पूछा जा सकता है। देखो, उप मुख्यमंत्री के बारे में ध्यान रखना है कि उप मुख्यमंत्री ने जो था वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में जो है वो तिरंगा फहराया। उप मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के मुकेश अग्निहोत्री, और इन्होंने नाहन के चौगान मैदान में जो था वो राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह के अवसर पर जो था वो ध्वजारोहण किया। ये आप ध्यान रखें। तो ये बेसिक क्वेश्चंस यहाँ से बने। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान रखें। बहुत संभावना है कि इस तरह का क्वेश्चन एक आध पूछ लिया जाएगा। बाकी तो हम हिमाचल के बारे में बेसिक जानकारी जो बिल्कुल बनती है 15 अप्रैल से, वो वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए। उससे पहले एक बात बता दूं, पिछले कल हमने डिस्कस की थी जो इंडिया जी की। तो इंडिया जी के मैं हिमाचल की बात की थी, राज्यसभा की मैंने शायद 4 सीट्स बता दी थी। तो राज्यसभा की 4 सीट नहीं है, राज्यसभा की 3 सीट्स हैं हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की, और लोकसभा की हैं 4 सीट्स। ये आपने ध्यान रखना है। एक छोटी गलती है, परंतु वैसे तो आपको पता होगा कि लोकसभा की 4 सीट्स यहाँ से चुनकर जाते हैं। 4 MP लोकसभा से और 3 MP राज्यसभा से चुनकर जाते हैं। तो वो आप ध्यान रखें कि, तो आप यही ध्यान रखें जो मैंने अभी बताया है। पिछले कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। अगर कोई मिस्टेक होती है तो मैं कमेंट में पिन करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है तो अगली वीडियो में भी जो है हम रिपीट करते हैं। उसी तरह हमने क्या किया था, कल वॉशिंग सोडा का क्वेश्चन पड़ा था। वॉशिंग सोडा का केमिकल नाम जो है सोडियम कार्बोनेट है। उसको भी करेक्ट कर लेना। मैंने कमेंट में पिन में बता दिया था, बहुत सारे लोगों ने देख भी लिया होगा डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट विल दी हेडक्वार्टर ऑफ न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल इन हिमाचल प्रदेश भी। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में नवगठित परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल का मुख्यालय किस जिले में होगा। तो ये जो नया एक हिमाचल प्रदेश का ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल गठित किया जा रहा है, इसका मुख्यालय जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ध्यान रखिए। हिमाचल प्रदेश में जो है वो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। उस कैबिनेट की मीटिंग में ये कहा गया था कि हमीरपुर में जो है वो परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल जो है ये खोला जाएगा। ये कैबिनेट की मीटिंग में डिसाइड किया गया था। अब ये ट्रिब्यूनल जब खुल जाएगा तो इससे क्या होगा, ट्रिब्यूनल खुलने से जो है वो प्रदेश में जो परिवहन से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनकी सुनवाई जो है वो वहाँ पर हो सकेगी। और ये मांग कब उठी थी, जैसे ही सीमेंट कंपनीज के ऊपर, अभी सीमेंट कंपनीज का आपने देखा कि बंद कर दी गई थी, फिर स्ट्राइक हुई ट्रांसपोर्टर्स की, तो उस तरह की मांगें जो उनकी होंगी वो भी वहाँ पर उठाई जा सकती हैं, ये कहा गया। और क्या क्या कहा गया था, और वही बल्क ड्रग पार्क के बारे में बात की गई थी। वही सब छोटी छोटी बातें दोहराई गई थी जो हमने बहुत बार डिस्कस की हैं। बल्क ड्रग पार्क कहाँ पर बन रहा है, ऊना में बन रहा है, ये आपको पता है। और ये भी कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 1.3 लाख लोगों को पुरानी पेंशन बहाल की गई है। 1500 रुपये मासिक पेंशन जो है 2.31 लाख महिलाओं को जो है दी जाएगी, और 1,40,000 नए रोजगार जो है वो युवाओं को दिए जाएंगे। सुखाश्रय कोष जो है वो कोष है वो 101 करोड़ की राशि जो है वो बनाया गया है। और
जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं उनमें रोबोटिक सर्जरी का प्रावधान जो है वो किया जाएगा। जितने भी ज़िले हैं उनका जो मुख्यालय है वहाँ पर हेलीपोर्ट जो है वो उनका निर्माण किया जाएगा। हिमाचल को हरित राज्य बनाने की बात कही गई थी, तो वही बातें जो था वो वहाँ पर दोहराई गई थी जो हमने पहले पढ़ रखी हैं। तो ये सारी ध्यान रखें, एक बार रिवाइज करना ज़रूरी होता है, परंतु ये नया क्वेश्चन है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल डे से ही रिलेटेड। यहाँ पर पूछा जाता है रिसेंटली स्टेट लेवल हिमाचल डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड एट काजा, एट वट हाइट इज इट सिचुएटेड। तो बोलते हैं कि हाल ही में राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस जो है वो काजा में मनाया गया है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई जो है वो मुख्य रूप से आपसे पूछी गई है। अब इसकी ऊंचाई पूछी गई है, गिरिराज पत्रिका में साफ साफ लिखी गई थी, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। और इस तरह के क्वेश्चंस के ऊपर मैं बहुत फोकस करता हूँ क्योंकि प्रीवियसली कैसे ना कैसे कर डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन लिंक किए गए हैं और आगे भी लिंक किए जाएंगे डेफिनेटली। तो ये जो काजा है जहाँ पर राज्य स्तरीय हिमाचल डे मनाया गया, जब भी इसकी हाइट की बात की जाए आपने ध्यान रखना है कि काजा जो है वो 12,000 फुट की हाइट पर स्थित है। 12,000 फीट की हाइट पर जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। 12,000 फुट की ऊंचाई पर राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह जो है वो आयोजित किया गया। और आपने ध्यान रखना है कि ये भी यहाँ पर कहा गया है कि जून 2023 से स्पीति घाटी की जो स्पीति घाटी है उसकी 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी 9,000 महिलाओं को जो है वो 1,500 रुपया मासिक पेंशन जो है वो दी जाएगी। ये बात कही गई, स्पीति के बारे में ये बात कही गई, तो ये आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। अब आप साथ में क्या क्या जोड़ सकते हैं, यहाँ से क्या क्या चीज़ें ध्यान रख सकते हैं जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगी। जब हिमाचल डे आयोजित किया गया, पहली बात कि स्पीति घाटी की 9,000 महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन देने की बात कही गई। महंगाई भत्ता जिसको डीए कहा जाता है, डेयरनेस अलाउंस कहा जाता है, उसको भी बढ़ा दिया गया। पहले 31% था, 3% की बढ़ोतरी की गई, 34% हो गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, परंतु फिर भी ध्यान में ज़रूर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक दूसरा चरण चलेगा जिसमें क्या होगा कि काजा में महिलाओं को पेंशन देने के साथ साथ एक महाविद्यालय भी खोला जाएगा और 50 बिस्तर क्षमता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी जो है यहाँ पर खोला जाएगा। तो ये सब यहाँ पर खोलने की बात कही गई। और तीसरा चरण जो आएगा, तीसरे चरण में जो है वो पिन घाटी में जो है वो अटारगू से मुद तक जो है वो 34 करोड़ रुपए की सड़क बनाई जाएगी। तो पिन घाटी भी साथ में लगती है। क्वेश्चन तो ये बनेगा कि पिन घाटी कहाँ पर पड़ती है, पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पर पड़ता है, वो क्वेश्चन बन सकता है। तो लाहौल स्पीति में पड़ता है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इतना ध्यान रखें, तो ये काफ़ी हो गया यहाँ से जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं एट व्हाट रेट एजुकेशन लोन प्रोवाइडेड अंडर मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। ये जो मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना चलाई गई है, इसमें जो पात्र विद्यार्थी होंगे उनको लोन दिया जाएगा, परंतु रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो 1% ब्याज दर पर जो है ये मिलेगा ऋण। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 1% ब्याज दर पर जो है ऋण देने की बात कही गई है। अब क्या क्या बातें, क्या क्या क्वेश्चंस जो है आप ध्यान रखेंगे। आपने ध्यान रखना है कि 2023-24 में जब मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया तो ये बात कही गई कि मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जो है वो बनाई जाएगी या चलाई जाएगी, और इस योजना के तहत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। ये ध्यान रखें आप कि इस योजना के तहत जो है वो 200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की बात कही गई है। 1% ब्याज की दर पर जो है वो लोन प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि किसी की एजुकेशन पीछे ना रहे, सभी को बराबर की एजुकेशन मिल सके। और सरकारी संस्थानों में 18 वर्ष आयु से अधिक कि 20,000 मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए जो है और राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिकल स्कूटी खरीदने के ऊपर भी सब्सिडी देने की घोषणा की है कि इलेक्ट्रिकल स्कूटी अगर वो खरीदती हैं 18 साल से ऊपर हैं तो उनको 25,000 रुपये का उपदान जो है वो दिया जाएगा। 25,000 रुपये की सब्सिडी देने की बात जो है वो कही गई है। तो ये क्वेश्चन बने यहाँ से, ये बातें हुई यहाँ से जो एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। आगे देखिए क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ हार्नेसिंग हाउ मैनी मेगावाट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2024। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2024 तक कितनी मेगावाट सौर ऊर्जा का दोहन करने का लक्ष्य रखा है। तो सौर ऊर्जा को दोहन करने का लक्ष्य भी रखा गया है और
ये लक्ष्य जो 2024 तक रखा गया है वो कितना होगा या फिर कितना रखा गया है? तो आपने ध्यान रखना है कि ये रखा गया है 500 मेगावाट। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 500 मेगावाट का लक्ष्य जो है वो रखा गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। पूरी बात जानते हैं कि किस तरह से है। देखो, आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के ओवरऑल इंडिया में ही पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिकल वाहनों की खरीदारी पर जो है वो बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो प्रदूषण ना फैले, हिमाचल सुरक्षित रह सके, इसके लिए हिमाचल को हरित जो प्रदेश बनाने की घोषणा भी की गई है कि 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बना दिया जाएगा। इसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। सौर ऊर्जा के ऊपर हमें डिपेंड होना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया है कि सरकार 2024 तक 500 मेगावाट सौर ऊर्जा के दोहन की क्षमता जो है वो रखती है। इतना लक्ष्य जो है वो सरकार मान के चली है कि हम इसको अचीव करेंगे और 2024 तक ही अचीव कर लेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट टाइम भी हमने एक इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा था कि हिमाचल प्रदेश में जो है सोलर पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं जिनकी कैपेसिटी 500 किलोवाट से 1 मेगावाट तक के बीच में है, अगर वो कोई स्टेबलाइज करना चाहता है तो उसको भी जो है वो यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी। तो उसमें 40% सब्सिडी देने की बात जो है वो कही गई है कि हम 40% सब्सिडी जो है दे देंगे अगर कोई 250 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के जो लैंड है उसके ऊपर सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाता है, और उस प्रोजेक्ट को से जो बिजली उत्पन्न होगी उसको भी सरकार खरीदेगी। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हिमाचल का है वो इस बिजली को जो है वो खरीद लेगा वहाँ से। तो ये तो हो गया सोलर एनर्जी के बारे में। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाया गया है। इसमें भी जो है वो 2000 करोड़ रुपया जो है वो खर्च किया जाएगा और वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है ये प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया है। तो इस प्रोजेक्ट में ये प्रोविज़न रखा गया है कि 200 मेगावाट तक के सोलर पावर प्रोजेक्ट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे और 11 सब स्टेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, 2 डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है वो कंस्ट्रक्ट की जाएगी और लगभग 13 टाउन्स जो स्टेट के होंगे अलग अलग, उनमें जो है ये स्थापित करने की बात कही गई है। तो ये सारा आप यहाँ से ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला कुछ परियोजनाएं गिरिराज पत्रिका में आई थी, तो वो परियोजनाएं मैच करने के लिए आपसे पूछी जा सकती हैं कि कौन सी करेक्टली मैच नहीं की गई है। अब करेक्टली मैच की गई है ये पूछा जाए तब कई बार आसान हो जाता है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है अगर आपने काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किया है। अब एक बार डिटेल से जब हम रिवाइज करेंगे तो आपको भूलेगा भी नहीं। एक बार हम टेलीग्राम पर क्विज की फॉर्म में भी इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर और भी ज़्यादा पक्का जो है आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलते हैं कि लुहरी स्टेज 1 प्रोजेक्ट जो है वो 210 मेगावाट का है, लुहरी स्टेज 2 प्रोजेक्ट 172 मेगावाट का है, सुन्नी परियोजना जो है वो 382 मेगावाट की है, धौला सिद्धा परियोजना जो है वो 111 मेगावाट की है। सबसे पहले ध्यान रखें कि लुहरी 1 परियोजना जो है वो 210 मेगावाट की, बिल्कुल सही बात है। लुहरी 1 परियोजना हमने पढ़ी भी बहुत बार है पहले, परंतु लुहरी 2 परियोजना हमने बहुत बार नहीं पढ़ी है। लुहरी 2 परियोजना जो है वो 172 मेगावाट की है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और तीसरी बात आपने ध्यान रखनी है कि सुन्नी परियोजना जो है ये 382 मेगावाट की है, बिल्कुल सही बात है। चौथी बात आपने ध्यान रखनी है कि ये जो धौला सिद्धा परियोजना है ये 111 मेगावाट की नहीं है। तो ये कितने मेगावाट की परियोजना हुई? धौला सिद्धा परियोजना जो है ये 66 मेगावाट की एक परियोजना है। हिमाचल प्रदेश की 66 मेगावाट की एक परियोजना है। कौन सी नदी पर बनी हुई है? ब्यास नदी पर जो है ये बनी हुई है धौला सिद्धा परियोजना। बाकी की 3 परियोजनाएं जो सुन्नी हो गया, लुहरी 1, लुहरी 2 हो गया, ये कौन सी परियोजना नदी पर बनी हुई है? नदी बेसिन पर बनी हुई है। ये सतलुज नदी बेसिन पर जो है वो बनी हुई है। किस पर? सतलुज नदी बेसिन पर जो है वो बनी हुई है तीनों की तीनों परियोजनाएं। इन चारों की चारों परियोजनाएं के बारे में एक कॉमन बात है, इंक्लूडिंग धौला सिद्धा परियोजना। कॉमन बात यह है कि ये चारों की चारों परियोजनाएं सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट की जाती हैं या फिर की जा रही हैं। ये परियोजना जो है इनके द्वारा बनाई जा रही है। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि ये कौन सी एजेंसी है जो इनको बना रही है। तो अब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड जो है वो किसको बना रही है, किसको नहीं बना रही है। ये ज़रूर आप ध्यान रखें। गिरिराज पत्रिका में डाटा दिया गया था जो हमने वहाँ से डिस्कस कर लिया। साथ में दूसरी परियोजना जो चर्चा में रही वो रही आपकी कौन सी? सानन परियोजना। सानन परियोजना क्यों चर्चा में रही? क्योंकि पंजाब को ये परियोजना जो था वो लीज पर दी गई थी 100 वर्षों के लिए। अब ये पट्टा जो है जब लीज पर दी गई थी, लीज को पट्टा कहते हैं, तो लीज ये जो है 2024 में जो है समाप्त हो जाएगी।
110 मेगावाट की ये परियोजना है। तो इस परियोजना को लेकर पंजाब को लीज पर दे दी गई थी। अब हिमाचल चाहता है कि उसके पास ये वापस आ जाए और उसको उसका उचित हिस्सा जो है वो यहाँ पर मिल जाए। इसलिए जो है ये जो योजना जो है वो चर्चा परिचर्चा में रही। तो इसीलिए सानन परियोजना भी ध्यान रखें, 110 मेगावाट की परियोजना है। इसमें हिमाचल अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है। 2024 में ये लीज समाप्त हो जाएगी। ये सारा क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं पद्मश्री अवॉर्डी फार्मर नेक राम शर्मा बिलोंग्स टू विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि पद्मश्री अवॉर्डी हैं एक हिमाचल प्रदेश से जिनका नाम नेक राम है। तो उनके बारे में पूछते हैं कि वो हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो उनके क्वेश्चन भी हमने बहुत बार पहले अलग अलग फॉर्म में पढ़ रखे हैं, परंतु जब उनका स्पेसिफिक रूप से क्षेत्र पूछा जाए, डिस्ट्रिक्ट, तो आपको याद हो गया होगा कि वो मंडी डिस्ट्रिक्ट से जो है वो संबंध रखते हैं। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट के करसोग से जो है वो एग्जैक्टली संबंध रखते हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब क्यों बार बार चर्चा में आ रहे हैं? चर्चा में इसलिए आ रहे हैं कि पहले तो इनको अवार्ड बताया गया कि दिया जाएगा। सेकंड बात ये हुई कि इनको अब अवार्ड दे दिया गया तो ये चर्चा में बने। अब नेकराम जी की बात करते हैं कि नेकराम जी के बारे में क्या क्या आपको जानना चाहिए। ये जो है ये नौ खाद्यान्न जो है बिना किसी रासायनिक उपयोग के जो है जमीन के एक ही टुकड़े पर जो है वो उगाते हैं। तो ये इस काम के लिए जो है वो इनको ये दिया गया है। इससे होता क्या है, इससे पानी के उपयोग में 50% की कटौती हो जाती है और भूमि उर्वरकता जो है, भूमि की फर्टिलिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। इससे ये होता है। तो इसीलिए ये चर्चा में आए और काफ़ी फेमस हो गए। तो फेमस हो गए, काफ़ी सराहनीय काम किया, खासकर जब प्राकृतिक खेती को उन्होंने बढ़ावा दिया तो इनको पद्मश्री अवार्ड से भी जो है वो नवाजा गया। पद्मश्री अवार्ड देने की बात भी जो है वो कही गई, अब दे दिया गया। अगर पद्मश्री अवार्ड की हम 2023 में पूरी लिस्ट देखते हैं तो आपने ध्यान रखना है कि पद्मा अवार्ड जो दिए जाते हैं वो 106 पद्मा अवार्ड जो हैं वो दिए गए। इसमें से 6 पद्म विभूषण दिए गए, 9 पद्म भूषण दिए गए और 91 पद्म श्री दिए गए। अब 6 पद्म विभूषण जो हैं वो दिए गए। ये 6 पद्म विभूषण जो है वो किस किस को दिए गए, उनके नाम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पद्म विभूषण जो है ऐसा अवार्ड है कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 6 किस किस को दिए गए, इनमें से 3 लोग तो ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत ये मिले। जिनको मरणोपरांत मिले उनमें से कौन कौन से हैं? एक श्री बालाकृष्णन दोषी हैं, ये आर्किटेक्ट की श्रेणी में दिए गए, गुजरात स्टेट से जो है वो संबंध रखते हैं। मुलायम सिंह यादव हैं, उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं, पब्लिक अफेयर में इनको दिया गया। दिलीप महलनविस हैं, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिए गए, वेस्ट बंगाल से संबंध रखते हैं। इन तीनों को मरणोपरांत दिए गए। बाकी के 3 जो बच जाते हैं, जैसे कि श्री जाकिर हुसैन जी हो गए, आर्ट के क्षेत्र में दिया गया और महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं। SM कृष्णा हो गए, पब्लिक अफेयर में दिया गया, कर्नाटका से ये संबंध रखते हैं। श्रीनिवासन वर्धन को दिया गया, ये साइंस एंड इंजीनियरिंग से संबंध रखते हैं और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये हैं। और पद्म भूषण दिए गए 9 लोगों को, सभी के नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी आप रिवाइज करेंगे करंट अफेयर कहीं पर पढ़ने को मिले तो एक बार ज़रूर पढ़ लें। तो ये सारा आपने इनके बारे में जान लिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? बोलते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टेट्स टोटल प्लान अमाउंट हैज़ बीन मार्क्ड फॉर द ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट स्कीम फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। तो बोलते हैं कि सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए राज्य की कुल योजना राशि का कितना प्रतिशत भाग जो है जनजातीय क्षेत्र विकास योजना के लिए चिन्हांकित किया गया है। कितना पैसा जो है, कितना अमाउंट जो है वो, कितनी राशि जो है वो जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए चली जाती है, हमारा जो टोटल आउटलेट है उसमें से। अगर हम डिटेल में दिया गया था, गिरास पत्रिका में पर्यटन से जोड़ा गया था इसको, तो अगर हम बात करें तो 9% भाग जो है वो जनजातीय क्षेत्र विकास योजना के लिए जो है वो मार्क किया गया है। ऑप्शन सी 9% जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या क्या दिया गया था? एक बात यहाँ पर दी गई थी कि हिमाचल में जो है वो जनजातीय क्षेत्र 42.49% क्षेत्र में फैला हुआ है और जनसंख्या घनत्व जो है वो 7 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है जनजातीय समुदाय की जनसंख्या जो है वो कुल जनसंख्या का 5.71% जो है वो कवर करती है। ये तो हमने कल परसों भी पढ़ा था, 5.71% करती है, परंतु गिरास पत्रिका में भी दिया गया था। टेलीग्राम में भी क्यूज की रूप फॉर्म में आप इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं। साथ में ध्यान रखना है कि सरकार द्वारा सीमा क्षेत्र विकास योजनाओं के लिए भी जो है वो पैसा खर्च किया जा रहा है। 2023-24 के बजट में अगर आप देखेंगे तो जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत
857 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। 857 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जनजातीय क्षेत्रों के लिए, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय योजनाओं में जो है वो 335 करोड़ रुपए का परिव्यय की प्रस्तावित किया गया है। जो जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम है उसके अंतर्गत जो केंद्रीय परियोजनाएं आती हैं 335 करोड़ रुपए उसमें भी रखा गया है। 2023-24 के बजट में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सभी क्षेत्रों में जो है वो वर्तमान में मिल रही मनरेगा दिहाड़ी को जो है वो 212 से बढ़ाकर 240 कर दिया गया है। ये भी यहाँ पर कहा गया था। और जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रति जो अपनी प्रतिबद्धता दिखाई गई है सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, उसमें जनजातीय क्षेत्र जो है, ऐसे क्षेत्र जो हैं, इनमें मनरेगा के तहत मिलने वाली दिहाड़ी जो है 266 रुपये पहले हुआ करती थी, परंतु इन क्षेत्रों में जो है 294 रुपये कर दी गई है। 294 रुपये जो है वो कर दी गई है। बाकी के क्षेत्र जो होंगे वहाँ पर 212 से 240 रुपये बढ़ा दी गई है, परंतु जनजातीय क्षेत्रों में 294 जो है वो कर दी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जनजातीय क्षेत्रों में दिहाड़ी बढ़ाकर कितनी की गई है। 294 की गई है 266 से बढ़ाकर। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने ध्यान रखने हैं। एक तो 5.71%, 857 करोड़ रुपया जो है वो टोटल आउटलेट तक की गई है जनजातीय क्षेत्र के लिए। जनजातीय क्षेत्रों के लिए दिहाड़ी जो है वो बढ़ाकर 294 कर दी गई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। 1 लाइन क्वेश्चन जो गिरिराज में आए थे वो भी यहीं से लिंक होते थे, तो वो क्वेश्चन जो है वो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना एक बार उन क्वेश्चंस को, वो आप ध्यान रखें। अभी हिमाचल डे मनाया गया ना, तो हिमाचल डे के बारे में एक ब्रीफ में जानकारी आपको दे देता हूँ ताकि आपका एक अच्छा खासा रिवीजन जो है वो हो सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश जो था वो 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो था वो केंद्र शासित चीफ कमिश्नर प्रोविंस के रूप में जो था वो अस्तित्व में जो था वो आया था। धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई, धीरे धीरे जो था वो तरक्की करता गया। और उसके बाद क्या हुआ, 1951 में जो है वो हिमाचल प्रदेश को भाग ग का पार्ट सी का स्टेटस जो था वो दे दिया गया। 1952 में, मार्च 1952 में जो था वो सरकार का गठन किया गया और प्रदेश की पहली लोकप्रिय सरकार बनी, तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को जो था वो मुख्यमंत्री बना दिया गया यहाँ पर। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व पर जो था वो बीच बीच में खतरा जो था वो मंडराता रहता था। 1956 में क्या हुआ, हिमाचल को जो था वो केंद्र शासित प्रदेश जो था वो बना दिया गया। उसके बाद भी जो था वो फाइट चलती रही कि हमें एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और 25 जनवरी 1971 को वो दिन आ गया जिस दिन हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो हासिल कर लिया। और पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद जो था वो जब इलेक्शन हुए तब उस टाइम भी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ही जो था वो मुख्यमंत्री बनकर सामने आए थे, मुख्यमंत्री बने थे। तो ये सारा स्ट्रगल रहा था हिमाचल का, इस तरह से ये दिया गया था। तो मैंने मेन पॉइंट निकाल कर आपके साथ डिस्कस कर लिए, वो ध्यान रखें। अब ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट टाइम हमने गिरिराज पत्रिका में डिस्कस किया था, सबसे पहला ही क्वेश्चन था और बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश इंटरनेशनल लेवल गोल्फ कोर्स विल बी एस्टेब्लिश, की हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स जो है वो स्थापित किया जाएगा। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए। आपकी जो पर्यटन राजधानी बनेगी हिमाचल प्रदेश की उसके साथ इसको जोड़ा गया। तो ये मैंने हिंट दे दिया, आप डिटेल से आप बताएंगे कमेंट करके। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।